प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की समृद्धि और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में है अंतर्निहित। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश उभरा आर्थिक, खेल महाशक्ति और विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रदेश ने प्रगति कर वैश्विक मानचित्र पर बनाई अपनी विशेष पहचान। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विभिन्न राज्यों में 25 नशा मुक्ति उपचार केंद्रों को राष्ट्र को किया समर्पित। और प्रदेश के आगामी बजट से पूर्व हुई प्री बजट बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों पर केंद्रित बजट बनाने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई उद्योगपति, नीति निर्धारक, विचारक इत्यादि इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की समृद्धि और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। एक बाजार के तौर पर भारत अब समेकित बन रहा है और सरकारी प्रक्रियाएं सरल हो रही हैं। उन्होंने हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट की बात करते हुए कहा कि इस वर्ष का बजट भी ये दर्शाता है। गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा व बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के बेहतर अवसर हैं। भारत का नागरिक अधिक से अधिक विकास होते देखना चाहता है और भारतीयों में स्वयं पर भरोसा बढ़ा है। भारत 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म कर चुका है। दर्जनों पुराने कानूनों को खत्म कर चुका है। साथियों, आज भारत सही मायने में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है। प्रधानमंत्री ने देश में उभर रहे विश्व आर्थिक विकास का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध सहित अन्य वैश्विक संकट के दौर में भी भारत दुनिया में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश अच्छे प्रशासन, शांति, कानून व्यवस्था और स्थिरता के लिए जाना जाता है और राज्य ने पिछले 6 वर्षों में नई पहचान स्थापित कर ली है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम में IIM रोहतक द्वारा G20 अध्यक्षता को लेकर करवाए गए कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की G20 अध्यक्षता का थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेखांकित किया गया है। इसका उद्देश्य विकसित और उभरते देशों के बीच समावेशी सहयोग को प्रेरित करना और सामूहिक एवं सहयोगात्मक कार्रवाई के महत्व को पहचानना है। उन्होंने कहा कि भारत में चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता है। G20 की अध्यक्षता भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में वैश्विक आर्थिक मुद्दों को हल करने में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। इसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। यह न केवल हर्ष का विषय है, बल्कि हमारे लिए एक सम्मान का विषय है, क्योंकि दुनिया आखिर पहचान करने में बहुत देर नहीं कर सकती। आज दुनिया में कितने ही प्रकार के संकट जो दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में भारतवर्ष की ओर विश्व के सब लोग देख रहे हैं,
और हमने उसमें से रास्ता निकाला भी है, बहुत चीजों का रास्ता निकाल भी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा आर्थिक, खेल, महाशक्ति और विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और घरेलू व विदेशी निवेश भी आज हरियाणा की ओर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा ने तेजी से प्रगति की है, जिसकी बदौलत राज्य ने वैश्विक मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3.87% का योगदान दे रहा है और आर्थिक विकास के मापदंडों पर अग्रणी राज्यों में शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स कैटेगरी में राज्य का स्थान है, जबकि नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधे से ज्यादा हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, जिसे राज्य सरकार लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रही है। इससे प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। जो विषय आया होगा कि सौर ऊर्जा दुनिया में 100 ऑफिस कहां बने, मुझे प्रसन्नता हुई कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भारतवर्ष में, हरियाणा में और इसी गुरुग्राम में बना है। जो सौर ऊर्जा का जो आभा प्रभाव वो भारतवर्ष से चलेगा, दुनिया को हम रास्ता दिखाएंगे। हम पहले भी विश्वगुरु रहे हैं, आगे भी विश्वगुरु बनेंगे। किसी प्रकार का अंधेरा, कोई पेसिमिस्टिक व्यू, ये कभी भी सामने नहीं लाना चाहिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विभिन्न राज्यों में स्थित 25 नशा मुक्ति उपचार केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस नशा मुक्त भारत अभियान में अब तक देश भर के 8 करोड़ से भी ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। नशा मुक्त भारत बनाने में उपचार केंद्रों के साथ समाज की सहभागिता की जरूरत है। देश के 125 जिलों में नशा मुक्ति उपचार केंद्र स्थापित करने के लिए काम चल रहा है। कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर एक ई बुक भी जारी की गई। कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जो लोग भारत की तरक्की को नहीं देखना चाहते, वे पीएम मोदी द्वारा 2047 तक देश के लिए रखे गए लक्ष्य को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। का भारत कैसा होगा जिसकी संकल्पना और संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने यह देश लिया है, उसको बाधित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास ड्रग्स के माध्यम से होगा। इस राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही नहीं, बल्कि अपने देश की सीमा के बाहर से भी बहुत सारे इसके प्रयास चल रहे हैं। अपनी परंपराओं पर की यथार्थ पर खड़ा होने के लिए संकल्पित युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए, उसे बीमार बनाने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए नारकोटिक्स का रास्ता विरोधियों ने अपनाया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, आज एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में देश के युवाओं को नशे की लत लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना होगा। एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में हमारे देश के युवाओं को, एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी वॉर के रूप में हमारे देश के युवाओं को और इस तरह के नशे की आदत का शिकार बना के जो शक्ति का उपयोग राष्ट्र को सबल बनाने में होना चाहिए, युवाओं को कमजोर करके परिवार को भी कमजोर करने का षड्यंत्र, समाज को भी कमजोर करने का षड्यंत्र और देश को भी कमजोर करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके लिए पूरे देश को एक ध्वनि मत के साथ में उठकर खड़ा होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में प्रदेश के आगामी बजट से पहले प्री बजट बैठक हुई। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्रियों और 10 विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट से पूर्व चर्चा की गई और पिछले वर्ष के बजट की घोषणाओं के बारे में भी रिव्यू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजनाओं को आम आदमी के लिए बाधा रहित व बेहतर तकनीक पर आधारित बनाया जाना चाहिए, ताकि ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा चित्रार्थ हो सके। वंचितों को प्राथमिकता देते हुए कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस रखते हुए बजट बनाया जाए और सभी हितधारकों के सुझावों को बजट में शामिल कर एक अच्छा व संतुलित बजट तैयार किया जाए।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण की आज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में शुरुआत हो गई। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इन खेलों का उद्घाटन किया। आज से 14 फरवरी तक चलने वाले इन खेलों के दौरान देश भर से 1500 से अधिक खिलाड़ी सर्दियों की विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर इन खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में निरंतर खेलों के क्षेत्र में विकास हो रहा है और जम्मू कश्मीर के हर जिले में केवल 3 वर्षों के दौरान ही इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि गर्व की बात है। सबसे ज्यादा तालियां कब बजी? जब जम्मू कश्मीर में माननीय एलजी साहब आपने 40 खेलो इंडिया सेंटर्स ई लॉन्च यहां से करने का काम किया, तब जाकर खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा तालियां उस पर मारी, क्योंकि इनको पता है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा, खेलोगे तो खिलोगे, और ये साफ खिलते हुए चेहरे यहां पर नजर आते हैं। बर्फबारी के बीच में, इस ठंडी हवाओं के बीच में भी आप अपने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है और जब कोई खिलाड़ी पदक जीतता है तो पूरा देश उसका अभिनंदन करता है। इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी जम्मू कश्मीर की सुंदरता के साथ साथ संस्कृति से भी रूबरू होंगे। इस तरह के आयोजनों से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कैथल जिले के गांव बाता में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिला स्तरीय प्राकृतिक खेती जागरूकता कार्यक्रम एवं फसल अवशेष प्रबंधन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। इस मेले के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने किसानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज के समय में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। प्राकृतिक खेती की आज के समय में बहुत जरूरत है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के हितों में अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका किसानों को लाभ मिल रहा है। कि हमें आवश्यकता थी, तब हरियाणा प्रांत ने आगे बढ़कर कार्य किया है। आज देश की ये जरूरत है कि हम प्राकृतिक खेती में भी आगे बढ़ें। मुझे पूरी आशा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्रियों के द्वारा जो ये पहल की गई है, इसमें भी हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय प्रदर्शनी में किसानों ने जैविक फसल और जैविक सब्जियों के उत्पादन की जानकारी प्राप्त की। किसान मेले में कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती और फसल अवशेष प्रबंधन पर किसानों को जागरूक किया। कृषि विज्ञान केंद्र कैथल के मुख्य कृषि विज्ञानी डॉक्टर रमेश वर्मा ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती करने और फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में किसान मेले लगाए जा रहे हैं, ताकि किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। किसी खाद और दवाई के, उसमें हम किसानों को जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र बढ़ाने के बारे में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के और विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा वो उनको किसानों को जागृत किया जाएगा। किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा जैविक जहर मुक्त खेती करने के लिए काफी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं और उनकी आमदन में भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रगतिशील किसान क्लब का भी एक उद्देश्य रहा है कि जहर मुक्त खेती, और जहर मुक्त खेती तभी हो पाएगी जब हमारे किसान जागरूक होंगे। सरकार समय समय पर मेले, सेमिनार करके, ट्रेनिंग करके किसानों के लिए फुल सपोर्ट कर रही है। जो सरकार द्वारा ये स्कीमें चलाई जा रही है, जिसमें हमें प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जा रहा है और नए नए संसाधन अवेलेबल किए जा रहे हैं, जिससे हम फसलों से प्रबंधन को अच्छे से कर सकें। ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शंघाई कॉरपोरेशन देशों के प्रतिनिधियों के साथ सूरजकुंड मेला परिसर में बैठक की, जिसमें 17 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य परस्पर सहयोग और आपसी सामंजस्य स्थापित करना है। प्रतिनिधियों ने फरीदाबाद में चल रहे 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का भ्रमण भी किया। मेले के भ्रमण पर आए विदेशी मेहमानों का
प्रधान सचिव एवं सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन MD सिन्हा ने स्वागत किया। इन देशों से आए प्रतिनिधियों ने न केवल अपने अपने देश की कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन किया, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया की सांस्कृतिक विरासत को भी देखा। प्रदेश का भिवानी जिला टीबी उन्मूलन अभियान में अव्वल रहा है। देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने के उद्देश्य से चलाए गए अभियान का परिणाम अब दिखने लगा है। इस अभियान के तहत भिवानी जिला को टीबी उन्मूलन अभियान में अवेयरनेस के लिए 5 लाख रुपए का पुरस्कार तथा बेहतर टीबी उन्मूलन सेंटर की स्थापना के लिए 3 लाख रुपए का पुरस्कार स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया है। भारत सरकार ने मार्च माह को टीबी उन्मूलन के लिए जन आंदोलन के रूप में मनाने का निर्णय भी किया है, जिसके तहत विभिन्न जागरूकता रैलियों व टीबी उन्मूलन सेमिनार का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। भिवानी जिले को अन्य जिलों के साथ प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने पर भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडिलिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग मुख्य रूप से टीबी मुक्त भारत अभियान में जुटा है और प्रदेश सरकार की ओर से टीबी को समाप्त करने के लिए बड़े स्तर पर कार्य जारी है। उन्होंने बताया भिवानी जिला में टीबी जागरूकता को लेकर गत 1 फरवरी से अगले माह 2 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत घर घर जाकर टीबी के मरीजों के बारे में आंकड़े एकत्रित कर उन्हें उपचार के बारे में जानकारी भी दी जा रही है, ताकि टीबी उन्मूलन अभियान को सफल बनाया जा सके। 5 लाख का पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम से इनाम मिला है, जो 3 डिस्ट्रिक्ट दूसरे हैं, जिसमें हमारी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, कैथल डिस्ट्रिक्ट है और भिवानी। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में 5-5 लाख रुपये इनाम के ट्रॉफी मिले हैं। इसका जो इनाम मिला है, इनका 25% जो जिसने टीम करी है उनको इंसेंटिव के रूप में प्रयोग करेंगे। 75% उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम और भी अच्छा कार्य करने की योजना बनाएंगे। कि हमने अब की बार जो 26,000 से ज़्यादा हमने टेस्ट किए हैं और जितने भी टेस्टिंग के द्वारा जो हमारे पॉजिटिव आए हैं, अगली ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। तो ऐसा एक परिवर्तन रहा तो हम जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट को टीबी एलिमिनेशन की ओर ले जाएंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।